Hello students of class 8, myself Saurav Srivastava started going to teach you today history chapter 2. Okay, name is colonization of India. Now start with here. European carried on profitable trade along the overland route to the east until to the mid 15th century and Turks blocked this trade route. यूरोपियंस ने अपने प्रॉफिट को कमाने के लिए समुद्र के उस पार यानी कि ईस्ट में मिड 15th सेंचुरी तक बहुत सारे प्रॉफिट कमाए, लेकिन टर्की लोगों ने इस ट्रेड को बाद में ब्लॉक कर दिया, इस ट्रेड रूट को। द यूरोपियंस देन डिस्कवर्ड न्यू सी रूट, तब यूरोपियन ने नए ट्रेड रूट को खोजा ईस्ट की तरफ। एंड इन 1498 में वास्को डिगामा ऑफ पुर्तगाल sailed round the Cape of Good Hope and landed at Calicut on Malabar coast in South India। 1498 में वास्को डिगामा जो पुर्तगाल का रहने वाला था, उसने एक नए रास्ते की खोज की जिसे केप ऑफ गुड होप बोला गया, और उसने इंडिया में मालाबार कोस्ट के किनारे कालीकट साउथ इंडिया में आके लैंड करता है। पुर्तगाल्स प्रॉफिटेबल ईस्टर्न ट्रेड अट्रैक्टेड अदर यूरोपियंस टू ओवरसीज ट्रेड विद द ईस्ट। पुर्तगाल के आने से और बहुत ज्यादा फायदा कमाने से यूरोपियन ट्रेडर भारत की तरफ अट्रैक्टिव हुए। Trading companies. By the end of the 16th century, Europeans' overseas trade with the East began to fetch enormous profit. 16th century में जितनी भी यूरोपियन कंपनी आई भारत में व्यापार करने, उन्होंने बहुत बड़ा प्रॉफिट अर्न किया। The rulers of some European countries allow group of merchants to start standing companies with monopoly executive rights to trade with the East. और वहाँ के कई सारे राजा ने वहाँ के लोगों को ये आज्ञा दे दी, ये परमिशन दे दी कि आप वहाँ जाइए और ट्रेडिंग कीजिए। दिस मीन दैट नो अदर मर्चेंट्स इन दिस कंट्रीज कुड पार्टिसिपेट इन द ईस्टर्न ट्रेड। इन रिटर्न द रूलर टुक अ शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट। जब वो लौट कर आते थे तो रूलर उनके प्रॉफिट का कुछ हिस्सा ले लिया करते थे। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टेब्लिश ऑन 31 दिसंबर 1600। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना एस्टेब्लिशमेंट 31 दिसंबर 1600 को हुई। व्हेन क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट इंग्लैंड इश्यूड अ रॉयल चार्टर रिटन स्टेटमेंट ऑफ राइट्स ग्रांटिंग इट्स फाउंडर्स मोनोपोली टू ट्रेड विद द ईस्ट। जब क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने, जो इंग्लैंड की महारानी थी, एक चार्टर पास किया यानी कि रिटन स्टेटमेंट ऑफ राइट्स, ओके, और उन्होंने ग्रांटिंग इट्स फाउंडर मोनोपोली और टू ट्रेड करने की आज्ञा दी ईस्ट की कंट्रियों के साथ। सिमिलर ईस्ट इंडिया कंपनीज वेर फाउंडेड बाय द डच इन 1602। ओके, उसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ही डच लोगों ने 1602 में, फ्रांस के रहने वाले थे 1604 तक, एंड 1664 तक फ्रेंच। दीज कंपनीज सेट अप द ट्रेड सेटलमेंट इन द ईस्ट। इन कंपनियों ने ट्रेड सेटलमेंट ईस्ट में स्थापित किया। दे परचेज गुड्स इन बल्क एट द चीपेस्ट रेट। वो सस्ते सामान बहुत ज्यादा मात्रा में इंडिया से खरीदते। पॉसिबल प्राइस विद द गोल्ड एंड सिल्वर दे ब्रॉट फ्रॉम यूरोप, और सिल्वर और गोल्ड उसके बदले देते थे। mercantilism. During the 17th and 18th century, the rulers of some European countries followed the policy of mechanism that is protecting their country's trade from foreign competition to increase their trade profit. लोगों ने अपने, मतलब जो लोग ट्रेड करने इंडिया में आए थे यूरोपियन कंट्रीज, उन्होंने ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए और अपनी ट्रेडिंग को सुरक्षित करने के लिए और प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए कई सारी कोशिश की। दिस रूलर्स इनकरेज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉलोनीज। उन्होंने इंडिया में ही कॉलोनी को बसाना शुरू किया। वेयर रॉ मटेरियल्स कुड बी बॉट चीप एंड फिनिश्ड गुड कुड बी सोल्ड एट हाई प्राइसेस विदाउट कंपटीशन फ्रॉम फॉरेन ट्रेडर। उन्होंने यहाँ से चीपेस्ट रेट में कच्चे माल को खरीदा, रॉ मटेरियल्स को खरीदा और गुड्स को अपने देश से ला करके हमारे ही देश में महंगे दामों में बेचते थे। Their effort to establish colonies and capture other trade centers in different parts of the world led in interest rivalry and resulted in wars on land and sea. उन्होंने कई सारे ट्रेड कॉलोनीज इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में बनाए ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। नाउ English trade settlement in India. The English East India Company received permission to establish trade settlement in India through a
farm and royal order issued by Mughal ruler Jahangir. इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली कॉलोनी मुगल एम्परर जहांगीर के शासन में उनके फरमान पर स्थापित की. द इंग्लिश ट्रेड सेटलमेंट्स वर रन बाय द कंपनीज रिक्रूट्स कॉल्ड फैक्टर्स एंड हेंस कॉल्ड फैक्ट्रीज. जितने भी इंग्लिश ट्रेडर ने अपने यहाँ कंपनी बनाई उसको सबसे पहले फैक्टर बोला गया और बाद में फैक्ट्रीज बोला गया. अब फैक्ट्री वॉज नॉट अ प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर. फैक्ट्री एक मैन्युफैक्चर का प्लेस नहीं था उस टाइम पे. इट कंसिस्ट ऑफ अ गोडाउन. वो एक गोडाउन की तरह था जहाँ पे गुड्स को रखा जाता था. एन ऑफिस फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड, या एक ऑफिस था जहाँ पे रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखा जाता था, कितना डेबिट हुआ कितना क्रेडिट हुआ. एंड रेजिडेंशियल क्वार्टर्स फॉर द कंपनी सर्वेंट एंड द कंपनी ट्रेड इन इंडियन टेक्सटाइल. और जो लोग ट्रेडिंग करने आते थे उन ट्रेडिंग सर्वेंट्स के लिए वो एक ऑफिस रहता था रहने के लिए. द कंपनी ट्रेड इन इंडिया टेक्सटाइल. कंपनी इंडिया से कपड़े खरीदती थी, इंडिगो कलर खरीदती थी, ठीक है, साल्ट पीटर खरीदती थी, सब्सटेंस यूज इन मेकिंग गन पाउडर बनाने में साल्ट पीटर का यूज किया जाता है. मसाले खरीदती थी, पेपर खरीदती थी, कार्डामम खरीदती थी, सिनामम खरीदती थी, क्लोव्स खरीदती थी. ये सारी चीजें थी. द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्रीज इन इंडिया वेयर सेट अप एट मछलीपट्टनम. पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो है वो मछलीपट्टनम में स्थापित की गई जो सूरत में है. 17th सेंचुरी में वो सूरत में था. बाय द एंड ऑफ सेंचुरी देयर वर इंग्लिश सेटलमेंट एट मद्रास. जैसे ही धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया मद्रास में धीरे धीरे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया. मद्रास जो अब चेन्नई बोला जाता है, बॉम्बे जिसे आज के समय मुंबई बोला जाता है, और कलकत्ता जिसे आज कोलकाता बोला जाता है एज वेल. यहाँ भी अंग्रेजों ने अपने शासन को चलाने की कोशिश की थी उस टाइम पे. नाउ कम टू द नेक्स्ट हेडिंग. सम ऑफ द सेटलमेंट वेयर फॉरफिटेड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द अटैक्स ऑफ हॉस्टाइल लोकल रूलर्स एंड फॉरेन राइवल्स. कुछ सेटलमेंट वहाँ के लोकल रूलर के साथ मिल करके किए गए और कुछ लोकल रूलर को हरा करके किए गए. मतलब पहले समझाते थे अंग्रेज, नहीं समझते थे तो जबरदस्ती युद्ध करके उस एरिया को वो जीत लेते थे. एट दिस टाइम द फ्रेंच वेयर द मेन ट्रेड रिलेटिव्स ऑफ इंग्लिश इन इंडिया. ओके. एंग्लो फ्रेंक राइवलरी. अराउंड द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी के बीच में इंग्लिश एंड फ्रेंच ट्रेड इंटरेस्ट क्लासेस इन कर्नाटिक इन साउथ इंडिया. इंग्लिश और फ्रेंच लोगों को कर्नाटिक वॉर साउथ इंडिया में लड़ने पड़े. दिस लेड टू 3 एंग्लो फ्रेंच वॉर्स कॉल्ड द कर्नाटिक वॉर्स. और 3 एंग्लो फ्रेंच वॉर हुए जिसे कर्नाटिक वॉर बोला गया और ये वॉर 1744 से लेकर 1763 तक हुए. सुप्रीमेसी इन सी बैटल एंड द शर्वर्ड leadership of Robert Clive helped the English East India Company to defeat the French and urged them to revolve in Indian trade. रॉबर्ट क्लाइव ने फ्रेंच से और बाकी सारे लोग जो इंडिया में ट्रेडिंग करना चाहते थे उनको हराया और इंडिया में ट्रेडिंग के लिए खुद को एस्टैब्लिश किया. बर्थ ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी. इंडियन आर्मी कैसे बनी अब ये जानेंगे हम लोग. द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी needed a well-trained army to protect and expand Indian trade settlement. इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ट्रेंड आर्मी की जरूरत पड़ी ताकि वो उसको गुड्स को बचा सके और इंडिया में सेटलमेंट्स करने के लिए कोशिश करे. अराउंड द मिड 18th सेंचुरी में द कंपनी रेज्ड एन आर्मी एट मद्रास बाय ट्रेनिंग अ मिक्स्ड बैंड ऑफ यूरोपियन, जिसमें यूरोपियन भी थे, इंडियन सोल्जर भी थे. बाद में बॉम्बे और कलकत्ता में भी ऐसी आर्मी की शुरुआत की गई. अल्टीमेटली दीज 3 आर्मीज वेयर merged to form the company's army in India. बाद में इन तीनों को मिला दिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी के नाम से जाना जाने लगा. The Indian soldiers in the company's army were called sepoys. जितने भी इंडियन सोल्डर थे जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एज आर्मी सोल्डर काम करते थे उन्हें सेपॉयज बोला जाता था. फ्रॉम द पर्शियन वर्ड सिपाही, जिसे पर्शियन वर्ड सिपाही बोला जाता है जिसका मतलब होता है सिपाही. दे फॉर्म द बल्क ऑफ द कंपनीज ट्रूप्स. और इनकी संख्या उसमें ट्रूप्स में ज्यादा होती थी. दे वेयर ट्रेन्ड टू द डिसिप्लिन्ड एंड मास्टर वेस्टर्न मिलिट्री स्किल्स. उनको ट्रेंड किया जाता था और वेस्टर्न मिलिट्री स्किल सिखाए जाते थे. दे वेयर ऑल्सो ट्रेंड
टू यूज़ मॉडर्न मिलिट्री इक्विपमेंट, उन्हें मॉडर्न इक्विपमेंट यूज़ करना सिखाया जाता था, जैसे कि मैच लॉक मस्केट, अ टाइप ऑफ गन विच वॉज फायर्ड बाय इग्नाइटिंग गन पाउडर विथ अ बर्निंग विक सर्विंग एज अ मैच। ये सारी चीज़ें उनको सिखाई जाती थी। उस ज़माने में जो बंदूक यूज़ होते थे वो कुछ ऐसे दिखते थे, आपको पिक्चर्स में दिखाई दे रहे होंगे। इस पिक्चर्स को आप देखने की कोशिश करें। ओके ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। The British colonized India with the help of the company well-equipped, well-trained and disciplined army. ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इसलिए अपना शासन बना लिया क्योंकि उनके पास एक वेल ट्रेंड आर्मी थी, वेल इक्विप्ड थी और वेल डिसिप्लिन्ड आर्मी थी। फ्रॉम ट्रेडिंग कंपनी टू पॉलिटिकल पावर, ट्रेडिंग कंपनी से कैसे अंग्रेजों को पॉलिटिकल पावर धीरे धीरे मिलने लगी। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, फाउंडेशन ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता का बनाया जाना। In Bengal, the English East India Company established its first trade settlement at Hooghly around 1651. बंगाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली ट्रेड सेटलमेंट हुगली में 1651 में बनाई। इट्स ट्रेड फ्लोरिश्ड हियर, इसका व्यापार धीरे धीरे यहाँ फैलने लगा। बट व्हेन इट वायलेटेड ट्रेड रूलर्स, मुगल एम्परर औरंगजेब टर्न्ड हॉस्टाइल, डिक्लेयर वॉर ऑन द कंपनी एंड डिफीटेड इट्स फोर्सेस। मुगल सम्राट औरंगजेब ने इसको खत्म करने की बात की, अंग्रेजों ने बात नहीं मानी, तब औरंगजेब ने युद्ध की घोषणा कर दी और अंग्रेजों को हरा दिया। लेटर औरंगजेब परमिटेड द कंपनी टू ट्रेड ड्यूटी फ्री इन, बाद में औरंगजेब अंग्रेजों से हार गए। बाद में औरंगजेब ने ये परमिशन दी कंपनी को कि वो ड्यूटी फ्री इन रिटर्न फॉर एन एनुअल लेटर मुगल एम्परर औरंगजेब टर्न्ड हॉस्टाइल, डिक्लेयर वॉर ऑन द कंपनी एंड डिफीट इट्स फोर्सेस। औरंगजेब ने इन पर आक्रमण किया और उनकी सेनाओं को हरा दिया। बाद में औरंगजेब ने इनको ड्यूटी फ्री ट्रेड की परमिशन दी और और बदले में एनुअल पेमेंट की डिमांड की। इन 1690 जॉब चारनॉक established an English factory at a place called सुतौंती। 1690 में जॉब चारनॉक ने इंग्लिश फैक्ट्री स्थापित की। कहाँ पे? सुतनौती में। द फैक्ट्री वॉज लेटर forfeited to protect it from local revolts and attacks and named फोर्ट विलियम। बाद में इस फैक्ट्री को लोकल रिवोल्ट से बचाने के लिए, अटैक से बचाने के लिए फोर्ट विलियम में बदल दिया गया। सून आफ्टर दिस द कंपनी वॉज ग्रांटेड द जमींदारी राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। बाद में इस फोर्ट को जमींदारी के नाम से ग्रांट कर दिया गया। जमींदारी का काम होता था रेवेन्यू, टैक्स को इकट्ठा करना, सुतानी का टैक्स को इकट्ठा करना। टू अदर विलेजेस गोविंदापुर एंड कालीकट नियर इट। द forfeited settlement of Fort William along with these three villages later came to be called Calcutta। बाद में इन तीनों गांवों को मिला करके कैलकटा बना दिया गया। Now conflict between the company and the Nawab of Bengal। Trade in Bengal fetches enormous profits for the company। बंगाल में जितनी भी ट्रेडिंग की जाती थी कंपनी के प्रॉफिट के लिए की जाती थी। बंगाल से गुड्स को ले जाया जाता था और गुड्स को ले जा करके फ्रॉम बंगाल फाउंड मच ऑफ इंग्लिश इम्पोर्ट्स फ्रॉम एशिया। और इम्पोर्ट्स, एशिया में बहुत सारी चीजें इंग्लिश मतलब ब्रिटेन से आती थी और उनको बेचा जाता था ह्यूज प्रॉफिट कमाने के लिए। द कंपनी हैड द राइट टू ड्यूटी फ्री ट्रेड। कंपनी को अधिकार था कि वो ड्यूटी फ्री ट्रेड इंडिया में कर सकती है। बट द कंपनी सर्वेंट्स मिसयूज दिस राइट। लेकिन कंपनी के जितने भी काम करने वाले लोग थे उन्होंने इस राइट का मिसयूज किया। दे कैरिड ऑन इलीगल प्राइवेट ट्रेड। उन्होंने इलीगल प्राइवेट ट्रेड करना शुरू कर दिया एंड डिड नॉट पे द ट्रेड ड्यूटीज पेबल बाय इंडिविजुअल मर्चेंट्स। और उन्होंने ट्रेड ड्यूटीज पे करने से मना कर दिया। दिस कॉज्ड अ हैवी लॉस रेवेन्यू टू द नवाब ऑफ बंगाल। इससे बंगाल के नवाब को रेवेन्यू का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हु ग्रीव हॉस्टाइल टू द कंपनी, जिससे वो कंपनी पर बहुत गुस्सा हुए। उस समय के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला। पिक्चर्स में आप देख सकते हैं। ओके, टिल द मिड 18th सेंचुरी नवाब मुर्शीद कुली खान, मिड 19th सेंचुरी में मुर्शीद कुली खान और नवाब अली वर्दी खान ऑफ बंगाल केप्ट स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द यूरोपियन ट्रेडर। बंगाल में उन्होंने यूरोपियन ट्रेडर के ऊपर बहुत अच्छे से कंट्रोल करना शुरू किया।
ठीक है, फोर्टिफिकेशन ऑफ यूरोप ट्रेड सेटलमेंट, सिराजुद्दौला सक्सीडेड अली वर्दी खान एज नवाब इन 1756। सिराजुद्दौला ने सक्सेसफुली अली वर्दी खान को बंगाल का नवाब 1756 में बना दिया। ही ड्रोव द इंग्लिश आउट ऑफ कलकत्ता, और उन्होंने सक्सेसफुली कलकत्ता से इंग्लिश लोगों को भगा दिया। फॉर एक्सपेंडिंग फॉरबिडन अगेंस्ट हिज ऑर्डर एंड मिसयूजिंग ट्रेडिंग राइट्स, मतलब जो लोग ट्रेडिंग राइट्स का मिसयूज कर रहे थे उन्हें वहां से भगाने की कोशिश की। बट रॉबर्ट क्लाइव सून टुक चार्ज, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने जल्द ही कंपनी के फोर्स के साथ चार्ज ले लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। एंड रीस्टोर्ड द कंपनी अर्लियर पोजीशन, और फिर से कंपनी के पहले वाली पोजीशन को प्राप्त कर लिया। ट्रेड प्रिविलेजेस बाय ट्रैकेरियस मीन्स बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध, इसके बारे में जानते हैं। 1757 में हुआ था ये। क्लाइव bribed some of the important members of Siraj court, including the General Mir Jafar. Clive ultimately led to a battle at Plassey. प्लासी में 1757 में सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच लड़ाई हुई। मीर जाफर withdrew his troops, मीर जाफर ने अपनी सेना के साथ युद्ध में कूद पड़े। सिराज was defeated, नवाब सिराजुद्दौला हार गए और मारे गए। द कंपनी मेड मीर जाफर द न्यू रूलर इन, मतलब मीर जाफर ने धोखा दिया था, ओके, इसलिए सिराजुद्दौला मारे गए। द कंपनी मेड मीर जाफर द न्यू रूलर इन रिटर्न फॉर अ लार्ज सम ऑफ मनी, ओके, कंपनी ने मीर जाफर को वहां का राजा बना दिया और उसके बदले में उससे बहुत सारा पैसा भी मांगा। द जमींदारी ऑफ द 24 परगना इन बंगाल, 24 गांवों के परगना बंगाल में थे। एंड राइट्स टू फ्री ट्रेड, और अंग्रेजों को फ्री में ट्रेडिंग करने का मौका मिल गया। द विक्ट्री एट प्लासी ट्रांसफॉर्म द कंपनी फ्रॉम अ मेयर ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन इनटू अ पॉलिटिकल फोर्स इन बंगाल। प्लासी की युद्ध जीतने के बाद कंपनी सिर्फ ट्रेडिंग के मकसद से इंडिया में नहीं रहने लगी, बल्कि अब वो चाहती थी पॉलिटिकल पावर को बंगाल में हासिल करना। इट ऑल्सो एक्सपोज द वीकनेस ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, उसे ये पता था कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का वीकनेस क्या है। एंड बिगैन द प्रोसेस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया, और उसने ब्रिटिश का कॉलोनाइजेशन यहीं से शुरू किया। मीर जाफर फेल्ड टू मीट कंपनी हैवी मॉनेटरी डिमांड, मीर जाफर कंपनी के हैवी डिमांड्स को पूरा करने में असफल रहा, अनसक्सेसफुल रहा। सो इन 1760 द कंपनी डिपोज्ड मीर जाफर एंड मेड हिज सन इन लॉ मीर कासिम द नवाब ऑफ बंगाल। बाद में मीर जाफर को वहां से हटा दिया गया और उसके बेटे मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बना दिया गया। इन रिटर्न मीर कासिम गेव द कंपनी द जमींदारी ऑफ बर्धमान, ठीक है, मेदिनीपुर एंड चितागोंग, इन तीनों में भी फ्री टू ट्रेड किया गया, मीर कासिम ने दे दी। बैटल ऑफ बक्सर 1764, मीर कासिम प्लेस्ड लिमिट्स ऑन द ट्रेड प्रिविलेजेस ऑफ द कंपनी, मीर कासिम ने कंपनी के ट्रेडिंग पर अंकुश लगाने की कोशिश की, लिमिट्स लगाए उस पर। द कंपनी डिक्लेयर वॉर ऑन हिम, कंपनी ने उनके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। डिफीटेड हिम इन डिफीट, उनको हराया। 1763 मीर जाफर वॉज रिस्टोर्ड एज द नवाब ऑफ बंगाल, और मीर जाफर फिर से बंगाल का नवाब बन गया। मीर कासिम एंटर्ड इनटू अलायंस विथ नवाब सुजाउद्दौला ऑफ अवध एंड मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड, हु वाज देन लिविंग इन अवध। मीर कासिम ने नवाब सजाउद्दौला जो अवध के राजा थे और शाह आलम सेकंड के साथ संधि कर ली। हु वाज देम लिविंग इन अवध, जो उस समय अवध में रहते थे। द ब्रिटिश डिफीटेड द कॉम्बाइंड फोर्सेज एट बक्सर इन 1764, और इन तीनों ने मिलकर 1764 में बक्सर की लड़ाई में हमला कर दिया। बाय द विक्ट्री, द ब्रिटिश जीतने के साथ ही ब्रिटिश unquestioned authority over Bengal and considerable influence over the ruler Awadh and the Mughal emperor। जैसे ही यहाँ पर अंग्रेजों की जीत हुई, पूरे बंगाल पर और अवध पर उनका कब्जा हो गया। रिजल्ट ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर, आफ्टर मीर जाफर डेथ 1765 में मीर जाफर की डेथ के बाद द नवाब ऑफ बंगाल हैंडेड ओवर द पावर्स ऑफ मिलिट्री एंड क्रिमिनल जुडिक्शन टू द कंपनी। नवाब, बंगाल के जो नवाब थे, उन्होंने सारी पावर, चाहे मिलिट्री की हो या क्रिमिनल जुडिक्शन की हो, सारी कंपनी को दे दी। इन द सेम ईयर, उसी साल, क्लाइव रिस्टोर्ड अवध टू सुजाउद्दौला। इन रिटर्न सुजाउद्दौला पेड अ सम ऑफ मनी एंड सीडेड द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कोरा एंड Allahabad
to the company. शुजाउद्दौला को बंगाल का नया नवाब बनाया गया। बदले में शुजाउद्दौला ने एक बहुत हैवी अमाउंट और साथ में कोरा और इलाहाबाद को कंपनी को दे दिया। अवध बिकेम द बफर स्टेट। अवध उस समय बफर स्टेट था। बफर मतलब न्यूट्रल जोन था। विच वुड सेव बंगाल, जिसने बंगाल को बचा दूसरे डिस्ट्रिक्ट से बचाकर रखा हुआ था अपने आप को। ओके, नाउ द थ्रू ऑफ फरमान इन 1765 Shah Alam II granted the company to Diwani, the Diwani office of a revenue collector of Bengal, Bihar and Odisha on an permanent basis. 1765 में शाह आलम सेकंड ने एक फरमान जारी किया और कंपनी को ये परमिशन दे दी कि दीवानी यानी कि ऑफिस ऑफ रेवेन्यू कलेक्टर जो बंगाल का था, बिहार का था और उड़ीसा को, उसमें परमानेंट बेसिस पे कंपनी का अधिकार हो गया। इन रिटर्न द कंपनी गेव हिम कोरा, इलाहाबाद एंड एनुअल ट्रिब्यूट। बदले में कंपनी ने उसे कोरा, इलाहाबाद और कुछ पैसे दिए। शाह आलम सेकंड बिगन टू लिव इन इलाहाबाद। शाह आलम इलाहाबाद में रहना शुरू कर दिया कंपनी के प्रोटेक्शन में। द कंपनी बिकेम द वर्चुअल रूलर ऑफ बंगाल। कंपनी बिकेम द वर्चुअल रूलर ऑफ बंगाल। कंपनी उस समय बंगाल का वर्चुअल रूलर बन चुका था विद फुल कंट्रोल ओवर रेवेन्यू कलेक्शन, जिसका पूरा कंट्रोल टैक्स कलेक्शन पर था, मिलिट्री क्रिमिनल जुडिक्शन पर भी था। इट यूज्ड पार्ट ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम बंगाल टू परचेज इंडियन गुड्स। इसका पूरा अधिकार था, कोई इंडिया से किसी तरह के सामान को खरीद सकता है। मीट एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन चला सकता है। मेंटेन ट्रूप्स, सेना का संरक्षण कर सकता है। एंड द नवाब ऑफिस वॉज रिड्यूस्ड टू अ पोजिशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट एनी कंट्रोल। और नवाब की बिना किसी परमिशन के वो किसी भी तरह की रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंट्रोल में ले सकता है, रिसोर्सेज का किसी भी तरह से यूज कर सकता है। द कंपनी इंजॉयड ऑल द पावर विदाउट एनी रेस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनी सारे पावर्स का यूज बिना किसी रेस्पॉन्सिबिलिटी के कर रही थी। दिस वॉज द सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट, और इसी को द्वैध शासन कहा जाता है, यानी कि डुअल गवर्नमेंट कहा जाता है। विच लास्टेड टिल 1772, और ये 1772 तक चला। बंगाल सफर्ड अंडर दिस सिस्टम। बंगाल 1772 तक सिस्टम के अंदर रहा। इंक्रीज्ड ऑपरेशन बाय द कंपनी सर्वेंट्स फोर्स्ड मेनी पीपल टू अबैंडन देयर लैंड। कंपनी ने कई लोगों को फोर्स किया कि वे अपनी जमीनों को दे दें, जंगल को साफ करें। दिस कंटिन्यू इवन व्हेन सेवर फेमाइन स्ट्रक बंगाल इन 1770। While Bengal suffered, the company servant grew prosperous. Most of them came from very humble background and received low salaries. कई सारे लोगों को कम सैलरी पे काम पर रखा गया, बट मेनी ऑफ देम एक्वायर्ड इनॉर्मस वेल्थ फ्रॉम इलीगल प्राइवेट ट्रेड इन बंगाल। और कई सारे लोगों को जो लोकल थे उनको बंगाल में लोकल ट्रेडिंग करने से या प्राइवेट ट्रेडिंग करने से मना कर दिया गया। When they returned to England, जब वो इंग्लैंड वापस गए, their wealth drew to attention and envy of the England society, which called them nabobs, and adaptation of the Indian word nabab. उन्हें नवाब बोला जाने लगा इंग्लैंड में, इंडियन ट्रेडर्स और इंडिया में जो लोग ट्रेडिंग करने आए थे। इन 1772 वारेन हेस्टिंग्स बिकेम द गवर्नर ऑफ बंगाल। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया, और भारत का भी पहला गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स ही कहलाते हैं। ही एंडेड द सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट। उन्होंने भारत में डुअल गवर्नमेंट के सिस्टम को खत्म कर दिया और बंगाल पूरी तरह से कंपनी के कंट्रोल में आ गया। ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट आउटसाइड बंगाल। अब ब्रिटिश लोगों का ये इरादा था कि वो बंगाल को छोड़ करके दूसरे इलाकों में भी अपने कंट्रोल को बनाए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, 1773 वारेन हेस्टिंग्स वाज मेड द गवर्नर जनरल ऑफ ऑल इंडियन टेरिटरीज ऑफ द कंपनी। कंपनी के अंडर में इंडिया का जो जो पार्ट था सबके मालिक वारेन हेस्टिंग्स को बना दिया गया। मतलब भारत जो बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था उसको पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कैलकाटा वाज मेड हिज कैपिटल। कैलकाटा को राजधानी उसने बना दिया, यानी कि कैलकाटा भारत की पहली राजधानी है। उस समय कंपनी है डायरेक्ट कंट्रोल ओवर बंगाल। कंपनी का पूरी तरह से बंगाल पर कंट्रोल था, मद्रास पर था, बॉम्बे पर था। एंड इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर अवध, और इनडायरेक्टली कंट्रोल अवध पर था, कर्नाटक पर था। देयर वेयर 3 मेजर इंडिपेंडेंट नेटिव पावर इन द डेक्कन, और 3 अलग अलग नेटिव पावर्स थे। उसमें मराठा थे, निजाम थे, और निजाम ऑफ हैदराबाद थे, और हैदर अली जो मैसूर के राजा थे। ये लोग 3 लोग इंडिपेंडेंट थे, मतलब ये लोग अंडर में नहीं आते, न्यूट्रल थे। पॉलिसी टुवर्ड्स अवध एंड रोहिलखंड। अराउंड 1772 द मराठाज escorted Shah Alam II from Allahabad to Delhi.
1772 में मराठा स्क्वाड शाह आलम सेकंड ने इलाहाबाद से दिल्ली दिस एक्सपोज्ड अवध टू द डेंजर ऑफ इन्वेंशन। इसकी वजह से अवध के जो राजा थे वो डेंजर में आ गए। टू रिटेन अवध एज अ बफर स्टेट, क्योंकि अवध उस समय एक बफर स्टेट था, यानी कि न्यूट्रल स्टेट था। हेस्टिंग restored कोरा एंड इलाहाबाद टू द नवाब ऑफ अवध इन रिटर्न फॉर अ सम ऑफ मनी। कुछ पैसे के बदले में कोरा इलाहाबाद को नवाब ऑफ अवध को दिया जाना था। द नवाब हैड टू मेंटेन एट हिज ओन कॉस्ट द कंपनी ट्रूप्स इन द अवध। नवाब ने अपनी इज्जत को बचाने के लिए कंपनी के इस बातों को मान लिया। एंड लेटर ऑन द कंपनी हेल्प अवध अनेक्स रोहिलखंड। बाद में कंपनी ने रोहिलखंड के राजा की हेल्प की अवध में आने के लिए। दिस एक्सटेंडेड ब्रिटिश इन्फ्लुएंस अप टू द रिवर यमुना। इसकी वजह से ब्रिटिशर्स को यमुना किनारे जितने भी पार्ट थे उन सब पर विचार करने का मौका मिल गया। अब आगे की कहानी हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।